नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका एक बार फिर से 52वां क्लास है भाई मोहन सिंह में। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक प्रकरण, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। ये जो क्लास है ये उन सभी छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करते हैं और जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतियोगी हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आप देखते हो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो संस्कृत व्याकरण आती है वो लगभग 9 से 12 तक की क्लासों में से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसलिए इसको जरूर देखें और अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं कर्ता कारक कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का महत्वपूर्ण। अगला सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। कर्म कारक का अगला सूत्र सीधा है, ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। अंतरा अंतरेण युक्ते, ये सूत्र इतना ही कहता है कि एक तो अंतरा और एक अंतरेण। अंतरा का मतलब होता है बीच में या मध्य में, और अंतरेण का मतलब होता है बिना। इन दो शब्दों के योग में ये दो शब्द यदि आपको वाक्य में मिल जाए तो वहां भी आपको इनके योग में द्वितीय विभक्ति करनी है। जैसे राम श्यामम रामम च अंतरा, इनके बीच में श्यामम रामम च अंतरा देवदत्त अस्ति। श्याम और राम के बीच में देवदत्त है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा श्यामम और रामम में कौन सी युक्ति है? द्वितीया। क्यों? अंतरा के योग में। इतना ही है। अगला है अंतरेण। अंतरेण मतलब बिना। ये कहता है प्रदीप पुस्तकम बिना पठती। प्रदीप पुस्तक के बिना, बिना को आप यहां लिखे अंतरेण। अंतरेण का अर्थ बिना होता है। तो प्रदीप पुस्तकम अंतरेण पढ़ती, प्रदीप पुस्तक के बिना पढ़ता है। अब यहाँ पर आपको पुस्तकम रेखांकित कर मिलेगा। इसमें कौन सी व्यक्ति है? द्वितीया। क्यों? अंतरेण शब्द के योग में। तो ये सूत्र यही कहता है अंतरा और अंतरेण। अंतरा अर्थात बीच में और अंतरेण मतलब बिना, इन दो शब्दों के योग में भी आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। अगला सूत्र है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। ये कहता है काल अर्थात समयवाची, अध्वन अर्थात मार्गवाची, काल अर्थात काल, अध्वन अत्यंत संयोगे। काल मतलब समयवाची, अध्वन मतलब मार्गवाची शब्दों के योग में जब अत्यंत संयोग हो, निरंतर गम्यमान क्रिया हो, अर्थात क्रिया वहां पर पूर्ण नहीं हुई हो, तो वहां पर आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। जैसे इसमें लिखा है जब कोई क्रिया कुछ समय तक लगातार होती रहे, कोई क्रिया कुछ समय तक लगातार होती रहे, निरंतर गम्यमान रहे, या कुछ दूरी तक होती रहे। कुछ समय तक और कुछ दूरी तक, दूरी मतलब मार्ग से, तब कालवाचक व मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाचक व मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। ध्यान रखना, शब्दों में होती है। शब्दों के योग में अलग चीज होती है और शब्दों में अलग चीज होती है। यहाँ पर जो शब्द हैं उन्हीं में द्वितीय विभक्ति हो रही है, उनके योग में किसी दूसरे शब्द में नहीं हो रही है। जैसे ये कालवाची शब्द है, काल का मतलब होता है यहाँ पर उसमें सूत्र में अध्वन। अध्वन मतलब सॉरी, काल का मतलब काल ही है, काल मतलब समय। तो मासम कल्याणी, मास मतलब ये मास क्या? महीना है। महीना क्या है? समयवाची, समय सूचक शब्द है। तो मासम कल्याणी कोई चीज है जो महीने भर तक ही शुभकारी है, तो मासम पर्यंतम शुभकारी, व महीने तक तो शुभ है, अर्थात वो चल ही रही है, अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो मासम है ये क्या है? कालवाची शब्द है, इसलिए मासम में कौन सी व्यक्ति? द्वितीया। क्यों? कालवाची शब्द होने के कारण। अगला है मासम अधीते, महीने भर तक पढ़ता है, अर्थात पूरे महीने पढ़ता है, फिर भी उसकी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। यदि पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि क्रिया पूर्ण हो गई, अर्थात लगातार होती रहे। तो महीने से पढ़ रहा है, पूरे महीने पढ़ता है, तो यहाँ पर मासम में क्या है? द्वितीय विभक्ति। क्यों? समयवाची शब्द के योग में क्रिया निरंतर गम्यमान होने के कारण। अगला है मासम गुणधाना। मासम गुणधाना, महीने भर गुणधाना अर्थात गुड़ मिश्रित धान खाता है, महीने भर वह गुड़ मिश्रित धान खाता है। तो मासम गुणधाना, यहाँ पर मासम क्या है?
समयवाची शब्द है, कालवाची शब्द है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति हुई, क्योंकि जो क्रिया है वो निरंतर गम्यमान है, चल रही है, पूरी नहीं हुई है। गुड़ मिश्रित धान खाता है। अगला है मार्गवाची शब्द, रास्ते को बताने वाले, कोस, 2 कोस, मील, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जो समयवाची मार्गवाची शब्द है। अब मार्ग का यहाँ पर शब्द आया अध्वन, ध्यान रखना, अध्वन अर्थात मार्ग। ये क्रोशम अधीते, कोष तक पढ़ता है अर्थात कोष भर पढ़ता। तो ये कोष क्या है? ये कोष मार्ग सूचक शब्द है, रास्ते को बताने का सूचक शब्द है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति और पढ़ ही रहा है। मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते जा रहे हो, एक कोष हो गया, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं चल रहे हो, पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपकी क्रिया लगातार हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्रोश, ये जो मार्गवाची शब्द है क्रोशम, इसमें द्वितीय विभक्ति। क्रोशम गिरी, जो गिरी मतलब जो पर्वत है, पहाड़ है, वहां एक कोष तक जो पहाड़ है वहां तक कोष भर पहाड़ है। पहाड़ कितनी दूर तक है? एक कोष और, वो कोष अभी पूरी नहीं हुई है, व्यास में चल ही रहा है, तो क्रोशम क्या है? मार्गवाची शब्द है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो काल अर्थात समयवाची, अध्वन अर्थात मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती। कारक प्रकरण का कर्म कारक का एक अगला सूत्र है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उपान्वध्यांग वश सूत्र है, उपान्वध्यांग वश। इसका हम पदच्छेद करते हैं तो आप देखें, उप में से अनु, यहां उ के स्थान पर वह हो गया था, तो अधि और आंग, उप, अनु, अधि और आंग। यहाँ पर दीर्घ संधि है, यहाँ पर यण संधि है, उ के स्थान पर वह हो रहा है, और यहाँ पर भी यण संधि है, ई के स्थान पर यह हो रहा है। तो उप, अनु, अधि और आंग, इस शब्द में 4 उपसर्ग हैं, उप, अनु, अधि और आंग, और सामने धातु दे रखा है बस। ये सूत्र कहता है कि उप, अनु और अधि उपसर्ग पूर्वक, ये चारों उपसर्ग यदि पहले है उनमें से कोई सा भी, उसके बाद में यदि बस धातु काम में आया है तो वहां पर इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे देखो, उप प्लस बस, ये अनु प्लस बस, अधि प्लस बस, आंग प्लस बस, ये चारों उपसर्ग हैं, यही हैं, और सामने धातु एक ही है। तो उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक यदि बस धातु का प्रयोग हुआ है तो वहां पर कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति होती है। उप प्लस बस अर्थात उपबस्ती, उपबस्ती का हिंदी अर्थ होता है पास में रहता है। तो उदाहरण है, श्यामः नगरम उपबस्ती, श्याम नगर के पास में रहता है। तो यहाँ पर नगरम आपको रेखांकित करके मिलेगा, इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। क्यों? उप प्लस बस धातु के योग में। सूत्र उपान्वध्यांग वश। फिर है अनु प्लस वश, उधर इसका शब्द बनेगा अनुबस्ती, इसका हिंदी अर्थ होता है पीछे रहता है, अनुबस्ती अर्थात पीछे रहता है। कुलदीप गृहम अनुबस्ती, कुलदीप घर के पीछे रहता है। तो यहाँ पर गृहम में आपको द्वितीय विभक्ति है, और क्यों है? अनु प्लस वस धातु के योग में। अगला है अधिवस्ती, अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग हुआ है और शब्द बना है अधिवस्ती क्रिया। इसका अर्थ है में रहता है। तो सुरेश जयपुरम अधिवस्ती, सुरेश जयपुर में रहता है। तो यहाँ पर जयपुर हम आपको रेखांकित करके मिलेगा, इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय, कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति। क्यों? अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में। अब अगला है आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु। तो आ वस्ती, इसका शब्द बना है आ प्लस वस बराबर आवस्ती, और इसका होता है रहता है। हरि वैकुंठम आवस्ती, हरि वैकुंठ में रहता है। तो यहाँ वैकुंठम आपको रेखांकित करके मिलेगा, कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। क्यों? आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में। तो ये आपका सूत्र था उपान्वध्यांग वश। लेकिन ध्यान रखें, इसका एक अपवाद भी है, उसको भी आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अभ्युक्त अर्थस्य न, ये मना करने वाला है। ये कहता है अभुक्त मतलब भोजन का अभाव, मतलब जहां भोजन के अभाव की बात, मतलब एक तरह से हम कहते हैं व्रत रहना, उपवास रहना।
अब उपवास में भी उप प्लस बस धातु है और उप प्लस बस धातु ये आ गई। यदि उप प्लस बस धातु भोजन, यहाँ लिखा उप प्लस बस यदि भोजन अभाव मतलब व्रत रहना, भोजन अभाव के लिए अर्थात उपवास अर्थ में आए तो वहां कर्म संज्ञा न होकर अधिकरण संज्ञा होती है। तो देखो रमा वने उपवसती, रमा वन में उपवास रखती है, भूखी रहती है। अब यहाँ पर भी उप उपसर्ग पूर्वक बस धातु है, लेकिन यहाँ पर इनके योग में बने में कौन सी विभक्ति आई है? सप्तमी, द्वितीय विभक्ति नहीं आई है। यहाँ कर्म संज्ञा ने होकर के कौन सी संज्ञा हुई है? अधिकरण संज्ञा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उप प्लस बस है इसका अर्थ यहाँ पर इसका अर्थ का पास में रहता है और यहाँ इसका अर्थ है उपवास या भोजन का अभाव। तो यहाँ है रमा वन में उपवास करती है, तो उपवास मतलब भूखी रहती है। तो यदि उप प्लस बस धातु का प्रयोग भोजन अभाव या भूखे रहने के अर्थ में किया जाए, भोजन के अभाव में किया जाए, तो वहां पर कर्म संज्ञा ने होकर के अधिकरण संज्ञा द्वितीय विभक्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और हमारे द्वारा बनाई गई जो क्लास है वो सार्थक साबित हो, आपके लिए उपयोगी साबित हो। और इसमें जो ज्वाइन बटन है उसमें भी आप ज्वाइन करें, सपोर्ट प्रदान करें। धन्यवाद।